हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोनीटोलॉजी। माय नेम इज करणजीत कौर और आज हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। कौन सा चैप्टर में से एनिमल टिश्यू का टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इससे पहले हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से क्या क्या कवर कर चुके हैं। वी हैव कवर्ड कॉकरोच एंड वी हैव कवर्ड फ्रॉग। तो उसकी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। एनिमल टिश्यू वाज द ओनली टॉपिक जो कि रह गया था इस चैप्टर में से, तो मैंने सोचा आज वो भी कवर कर देते हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो ढंग से प्रिपेयर हो जाए। अभी आने ही वाला है एग्जाम, 10 दिन में नहीं बचे हैं, राइट। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल जो चैप्टर है नई वाली एनसीईआरटी में, ना ही एनिमल टिश्यू है उसमें, ना ही उसमें कॉकरोच है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है तो यानी कि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, मतलब आ ही सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन टॉपिक्स को कवर करें। पहले वाली जो एनसीईआरटी आती थी, ओल्ड एनसीईआरटी जो है, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कॉकरोच और फ्रॉग आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, एनिमल टिश्यू हम आज कवर कर देंगे, पूरा चैप्टर हो जाएगा आज के आज कंप्लीट। चलो लेट्स टॉक अबाउट एनिमल टिश्यू। अब ओरिजिन कहाँ से होता है, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, कैसे बन रहा है कुछ भी, सेल टिश्यू बन कैसे रही है। सबसे पहले क्या होता है, देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और एग मिलते हैं, उससे क्या बनता है, उससे हमारा बन जाता है जाइगोट, है ना। जाइगोट बन जाता है, ये सब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। जाइगोट के बाद क्लीवेज होगी, जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होती हैं जिनको हम क्लीवेज बोलते हैं। उससे बनेगा एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास जिसको हम बोलते हैं मोरुला। मोरुला से उसके बाद बनेगा ट्रोफोब्लास्ट की बाहर लेयर बन जाएगी, अंदर इनर सेल मास बन जाएगा जहां पे डिफरेंशिएशन होगी, इसको हम बोल देंगे ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद होगी गैस्ट्रुलेशन। ये सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरा ढंग से कवर कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बस मैं आपको बताने के लिए, एक कॉन्सेप्ट का पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना कि कहाँ से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए ये मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कवर हो रहा है ये, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ है सबने। एनिमल किंगडम में हम बताते हैं ना कि कॉर्डेट्स में 3 आपको जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं, तो कौन सी होती हैं वो जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। यही 3 जर्म लेयर्स होती हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, ओह हाँ, इन तीनों जर्म लेयर्स का फंक्शन क्या होता है, ऑर्गन बनाना, ऑर्गेनोजेनेसिस, यही होता है ना इन तीनों लेयर्स का फंक्शन, जर्म लेयर्स का। तो बेसिकली होगा क्या, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है जी। जब ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। हायरार्की बता रही हूँ या ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। टिश्यू हो गया, ये था सेल। जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो वो बना देंगे ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे तो वो बना देंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे ही हमारा इवेंचुअली बन जाएगा एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस चैप्टर में हम सिर्फ एक ही चीज कवर करेंगे इस पूरी कैटेगरी हायरार्की में से, क्या है वो, टिश्यू। तो होते क्या है टिश्यू, सब कुछ हमने बता दिया, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे क्या बन रहा है। होता क्या है टिश्यू, सबसे पहली बात, सेल से बन रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये तो सही बात है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। कैसे ग्रुप ऑफ सेल्स है, ऐसे कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉट टिश्यू। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, राइट। सिमिलर इन ओरिजिन से क्या मतलब है, यानी कि जो उनका मदर सेल है, एक तो पहले कोई सेल होगा जिसमें माइटोसिस हुई, फिर सेल बने आगे, फिर माइटोसिस हुई, फिर आगे सेल्स बने, माइटोटिक डिवीजन हुई जा रही है ना, तभी आगे सेल के सेल बन रहे हैं। तो जो फर्स्ट जो सेल था वो सेम होगा, सिमिलर होगा, तो सिमिलर इन ओरिजिन। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो सिमिलर इन फंक्शन। अगर किसी ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी हुई हो तो फ्लोएम में कितने टाइप के सेल होते हैं, 4 टाइप के सेल होते हैं, लेकिन फंक्शन तो एक ही परफॉर्म करते हैं, वो फूड कंडक्शन वही परफॉर्म करते हैं ना फंक्शन। तो दीज आर ऑल्सो सिमिलर इन फंक्शन, ठीक है, एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए हम मोस्टली लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली दे आर ऑल्सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर।
तो सिमिलर इन ओरिजिन हो गए, सिमिलर इन फंक्शन हो गए, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज वेल। ये होता है आपका बेसिक टिश्यू। ठीक है जी, इतना पता चल गया हमें। अब स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं बॉटनी। लेकिन स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर कभी डायग्नोस्टिक टेस्ट किसी को कराना हो, कोई डिजीज है, कोई ये जानना है किसी का सेल मास बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है ना, सेलुलर मास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट बोलते हैं उसको, कि हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट कराना पड़ेगा आपका। तो किस लिए हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट? यानी कि आपको हिस्टोलॉजी देख रहे हो आप टिश्यू की, टिश्यू के सेल्स का नंबर ठीक तो है या नहीं है, सेल्स की शेप ठीक है तो नहीं है, ये सब कुछ उसमें हम देखते हैं। दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। तो वही स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज बाइकैट। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है, इतनी तुम्हें पता होनी चाहिए। बायो के स्टूडेंट हो, हायर लेवल पे बायो पढ़ रहे हो, तुम 11th-12th में पढ़ रहे हो, उसके बाद नीट एग्जाम दे रहे हो ताकि डॉक्टर बन सको, तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। आगे जब MBBS करोगे तो हिस्टोलॉजी बहुत पढ़ने को पड़ेगी। इवन अगर तुम ग्रेजुएशन BSc भी करोगे ना, तब भी वहाँ पे हिस्टोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो दिस एवरीथिंग यू शुड नो। ठीक है, चलो एनिमल टिश्यू 4 टाइप का है। ठीक है, चार टाइप का कौन से हैं? कौन से 4 टाइप्स हैं? फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज muscular tissue, and the last one is nervous tissue. तो यही 4 तरीके के आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे किसी भी एनिमल में, हमारे में भी, किसी और एनिमल में भी। सिर्फ यही 4 तरीके के आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। हम एक एक को फुल डिटेल में आज पढ़ेंगे। We'll start with the epithelial tissue, we'll move to connective, then muscular and then eventually nervous tissue के साथ समाप्ति। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। नेक्स्ट पेज पे कर ले, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल से क्या समझ आता है तुम्हें? एपी मतलब बाहर, बाहर वाले सरफेस पे। ठीक है, को किसी भी चीज के बाहर वाले सरफेस पे, यही मतलब होता है एपी का। तो ये जो बाहर आपकी जो स्किन है वो क्या होगी? एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये आपकी बॉडी है, ठीक है, तो आपकी बॉडी के बाहर होगा एपिथेलियल टिश्यू, है ना, बॉडी के बाहर होगा। और कहाँ होगा? लेट्स से कोई और, कोई क्या, बहुत सारे ऑर्गन हैं तुम्हारी बॉडी में, तो हम लिवर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये लिवर है, ठीक है, लिवर के बाहर भी होगा एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखती भी रहती हूँ साथ में, लाइन्स द बॉडी। ठीक है, बाहर बॉडी को लाइन कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद लाइन्स द ऑर्गन्स, ऑर्गन को भी लाइन कर रहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन्स द बॉडी कैविटी एज वेल, बॉडी कैविटी को भी लाइन करेगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी खाली जगह है, होती है ना बॉडी में, बहुत सारी खाली जगह प्रेजेंट होती है ना, तो ये जितनी भी खाली जगह है उसको भी लाइन करेगा ये एपिथेलियल टिश्यू। इसको अलग कलर के कर दिया मैंने। यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, बॉडी कैविटी भी लाइन करेगा, एज वेल एज इट विल लाइन द इनर साइड ऑफ द ऑर्गन। यानी कि एक सेकेंड, ऑर्गन क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि बाहर, जैसे हमने लिवर का एग्जांपल लिया ऑर्गन, तो लिवर को बाहर से तो करेगा कवर, अंदर से भी करेगा, अंदर से भी लाइन करेगा लिवर को।
देख लो, बाहर भी है अंदर भी है, ऑर्गन के बाहर भी है ऑर्गन के अंदर भी है, बॉडी के बाहर भी है बॉडी के अंदर भी है, मतलब बॉडी कैविटी को भी लाइन कर रहा है, बॉडी को भी लाइन कर रहा है, ऑर्गन को भी लाइन कर रहा है, ऑर्गन के अंदर जो इनर साइड है उसको भी लाइन कर रहा है। तो आपकी बॉडी में बहुत सारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, इट्स अबंडेंट। ओरिजिन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू बनता किससे है, यानी कि कौन सी जर्म लेयर से बनता है? दिस इज द ओनली एनिमल टिश्यू जो कि तीनों जर्म लेयर्स से बनेगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों की हेल्प से बनता है ये, ठीक है। द ओनली टिश्यू जो तीनों की हेल्प से बन रहा है, चाहे वो एक्टोडर्म हो, चाहे वो मीजोडर्म हो, चाहे वो एंडोडर्म, ठीक है जी। उसके अलावा अब देखो, तुम्हारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है ये, है ना, हमारी बॉडी के बाहर, क्योंकि मैंने बताया कि इट इज लाइनिंग योर एंटायर बॉडी। तो सेल्स कैसे होने चाहिए? लूज लूज पड़े हुए होने चाहिए या बिल्कुल टाइट होने चाहिए? कैसे होने चाहिए बताओ? एकदम लूज लूज पड़े होने चाहिए या एकदम कॉम्पैक्ट टाइट होने चाहिए? टाइट होने चाहिए। क्यों टाइट होने चाहिए? क्योंकि अगर लूज लूज होंगे सेल्स पड़े हुए, तो बाहर से कुछ भी अंदर आ जाएगा ना, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है तुम्हारी बॉडी हर टाइम पे, तो उससे क्या होगा? कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कुछ भी, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आराम से अंदर आ जाएगा। स्किन अगर तुम देखो तो इज द फर्स्ट बैरियर ना, स्किन इज द फर्स्ट बैरियर। अगर किसी ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है तो उसमें इम्यूनिटी में हम पढ़ते हैं कि इट इज द फर्स्ट बैरियर, सेलुलर बैरियर है ये, है ना, फिजिकल बैरियर है। किस लिए बैरियर है? ताकि कुछ भी बाहर का गंदी चीज या कोई बैक्टीरिया या कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। तो वो कैसे होगा? अगर लूज लूज पड़े हुए होंगे सेल्स, तो ऑब्वियसली कुछ भी एंटर कर जाएगा। कॉम्पैक्ट होंगे तभी तो कोई एंटर नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए स्पेस नहीं होती है बिल्कुल भी इसमें, ठीक है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, बिल्कुल साथ में, बिल्कुल साथ में टाइटली अरेंज्ड होंगे सेल्स, ठीक है। उसके बाद इट इज एवास्कुलर। एवास्कुलर का क्या मतलब है? यानी कि इसके पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ब्लड सप्लाई एब्सेंट, होती ही नहीं है कोई भी ब्लड सप्लाई, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। ये अगर तुम्हारा बाहर, जैसे लेट्स से तुम्हारी स्किन है, ठीक है, ये तुम्हारे स्किन के सेल्स है, तो अंदर यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, सिर्फ यहाँ तक ही ब्लड सप्लाई होती है। ऊपर जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू है, स्किन जो है, वहां पे नहीं होगा कोई भी ब्लड सप्लाई। तो हेल्दी कैसे रहेगा टिश्यू? टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, टिश्यू को एनर्जी तो चाहिए काम करने के लिए, है ना। कुछ भी काम हो, चाहे प्रोटेक्शन हो, चाहे सिक्रीशन हो, अंदर वाली साइड पे भी है सिक्रीशन हो, कुछ भी हो, तो उसको प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, मतलब सॉरी, न्यूट्रिशन तो चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो वो कहाँ से मिलता है? वो कहता है कनेक्टिव टिश्यू से ले लूंगा मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने पड़ोसी से ले लूंगा, मेरा पड़ोसी मेरे को देता रहेगा, मुझे कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं है। मतलब काम धंधे तो मैं करूंगा, पर मुझे कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पड़ोसी से खाना खाता हूँ, बस, सीधी सी बात है, मेरा खाना पड़ोसी बनाता है। तो ये वो वाला हिसाब है इनका, ठीक है। तो ये एवास्कुलर होते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर वियर एंड टीयर बहुत ज्यादा होता है, अलॉट लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है। क्यों बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है? बाहर अगर आप स्किन की बात करोगे तो ऑब्वियसली बाहर एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है आपकी स्किन, तो वियर एंड टीयर कभी होता है ना कि यहाँ पे, अरे यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे कुछ भी ऐसे पेपर कट लग जाता है, या ऐसे ही चलते फिरते पता भी नहीं चलता कि अरे यहाँ पे कट लगा हुआ है, पता भी नहीं चलता, है ना। तो उसकी वजह से इनर साइड अगर आप देखोगे, लिवर के अंदर बाइल है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से वियर एंड टीयर हो सकता है। ऑर्गन के बाहर, ऑर्गन के बाहर वाले को भी दिक्कत है, क्योंकि ऑर्गन कभी एक्सपैंड कर रहा है, कभी रिलैक्स कर रहा है, तो उसकी वजह से भी वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर रीजेनरेशन की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई मेंटेन तो रखना है ना, उतना ही अमाउंट ऑफ टिश्यू मेंटेन तो रखना ही है, चाहे जितना मर्जी खराब होता रहे टिश्यू, लेकिन हमें मेंटेनेंस भी तो उसकी उतनी ही रखनी है ना। तो इसलिए हायर पावर ऑफ रीजेनरेशन होती है इसमें, ठीक है। अब होता कैसे है? ये जो टिश्यू होता है, इट इज अरेंज्ड, किस पे अरेंज्ड है? ऐसे नहीं है कि ऐसी बस सेल्स पड़े हुए हैं, सेल्स एक मेम्ब्रेन पे अरेंज्ड है। वो मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉन सेलुलर होती है,
ठीक है, तो सेल्स आर अरेंज्ड ऑन अ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। सेल नहीं है उस मेम्ब्रेन में कोई, ठीक है, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारे सेल्स जो हैं वो अरेंज हैं। कैसे अरेंज हैं अभी हम देख लेते हैं। ये हो गए आपके सेल्स मानो, ठीक है, लेट्स से दीज आर योर सेल्स, ठीक है। इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, नॉन, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, दिस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, दो मेम्ब्रेन्स बोल लो, या मतलब दो पार्ट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के। एक तो होता है बेसल लैमिना, जो कि बस ऐसे ही होगा। किससे बना हुआ है ये बेसल लैमिना? दिस इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, दिस इज योर बेसल लैमिना। एंड इसके नीचे होंगे रेटिकुलर फाइबर्स, एक रेटिकुलर नेटवर्क होगा जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर लैमिना। तो इन दो चीजों से मिल के बनता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेसल लैमिना, और उसके नीचे हो गया रेटिकुलर लैमिना। रेटिकुलर का क्या मतलब है? बेसिकली नेटवर्क होगा फाइबर्स का, रेटिकुलर लैमिना। कौन से फाइबर्स का? कोलेजन का, या थोड़े फाइब्रस टिश्यू का, फाइब्रस टिश्यू का, सॉरी नॉट टिश्यू, थोड़े कुछ और फाइबर्स का नेटवर्क है, मेनली कोलेजन फाइबर्स होंगे। और बेसल लैमिना इज मेड अप ऑफ व्हाट? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये दोनों मिल के बनाएंगे हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर आपके सेल्स अरेंज होंगे, किसके? एपिथेलियल टिश्यू के। बस यही बात है। आगे हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे ही हम सारे टिश्यू कवर करेंगे, ओरिजिन पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, कैसी उनकी अरेंजमेंट है पढ़ेंगे, और टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे पहले ही आपको वो कर देती हूँ मैं। लेट मी जस्ट गेट सिंपल फॉर यू। दो टाइप के होंगे एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद और टाइप्स आएंगे। एपिथेलियल टिश्यू काफी बड़ा है, उसके बाद छोटे छोटे हैं सारे टॉपिक्स। दो तरीके के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल और एक होते हैं कंपाउंड, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है कि सिर्फ एक ही लेयर में अरेंज्ड होंगे सेल्स, यानी कि अगर ये तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ सिंगल लेयर पे अरेंज है सेल्स, ठीक है जी। लेकिन अगर यही सेल्स जो हैं वो आपके मल्टी लेयर्ड हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर 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 बहुत सारे सेल्स हैं, स्टैक्ड है एक के ऊपर एक सेल, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। अगर सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है तो हम उसे बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। बहुत सारे स्टैक्ड हैं सेल्स के ऊपर सेल्स, मल्टी लेयर्ड हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। फंक्शन क्या होगा तुम्हारे सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम का? फंक्शन क्या होगा? जो तुम्हारा ये बाहर वाला एपिथेलियल टिश्यू है स्किन का, वो तुम्हें कैसा चाहिए? सिंगल लेयर होना चाहिए वो, या कंपाउंड होना चाहिए, मल्टी लेयर्ड होना चाहिए? मल्टी लेयर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए ना, प्रोटेक्शन के लिए अगर कुछ एंटर करने की कोशिश करे भी यहाँ से, है ना, तो भाई वो अंदर ना पाए, पहुंच ना पाए नीचे कनेक्टिव टिश्यू तक, यही चाहते हैं हम। तो इसलिए हमारे पास मल्टी लेयर्ड होना चाहिए। अगर सिंगल लेयर्ड होगा तो ऐसे करके मूव कर जाएगा अंदर आराम से एक ही लेयर से, इवन दो टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, फिर भी इट इज ईजियर ना सिंगल लेयर से क्रॉस करना एज कंपेयर टू मल्टी लेयर से क्रॉस करना। तो इसलिए दीज आर मल्टी लेयर्ड, राइट। एंड फंक्शन इनका बेसिक मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन।
वहीं अगर आप सिंपल एपिथेलियम की बात करोगे तो इट इज सिंगल लेयर्ड, और इसका फंक्शन हो सकता है डिफ्यूजन हो सकता है, सिक्रीशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, ये सब सिंपल के फंक्शन है, ये सब कंपाउंड के फंक्शन। कंपाउंड का एक फंक्शन है प्रोटेक्शन, जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उसमें उतनी ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हम सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, ये सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स के डायग्राम थे। सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम में मैं पहले बना देती हूँ तुम्हारे लिए। एक तो ऐसे टाइप के सेल होंगे, ठीक है, एक कुछ ऐसे टाइप के सेल होंगे, और एक कुछ ऐसे टाइप के सेल देखने को आपको मिलेंगे। इनमें कभी कभी मॉडिफिकेशंस भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाले टाइप है, कैसे से सेल्स हैं फर्स्ट वाले टाइप के? एकदम से चपटे चपटे से सेल्स हैं, फ्लैटेंड है ऊपर से, दीज आर फ्लैटेंड। हाँ, इसको हम बोलते क्या है पहले ये बता देती हूँ। दिस इज स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जब भी आपको नेम बताना होगा तो आप कैसे बताओगे? सिर्फ हर चीज का जो भी जितने भी टाइप मैं आपको बता रही हूँ आगे आगे, वो आप ऐड करते जाओगे नाम में। सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम में हम कौन से बात सेल्स की बात कर रहे हैं? जो कि फ्लैटेंड है। ठीक है, जैसे अगर आप फुटपाथ देखोगे ना, फुटपाथ जो साइड पे बना हुआ होता है उसमें ऐसे हेक्सागोनल शेप के बने हुए होते हैं ना सेल, टाइल्स लगे होंगे या पत्थर लगे हुए होंगे चपटे चपटे से, तो बस वैसे ही दिखती है ये। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हो गई है। ठीक है, फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये सेल्स जो होते हैं ना, इसका ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कुछ आपको इरेगुलर वॉल देखने को मिलेगी इन सेल्स की, तो इसको हम बोलते हैं कि दीज आर टेसिलेटेड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि दीज आर टेसिलेटेड। अनदर थिंग इसमें क्या है कि इन सेल्स को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। पेवमेंट क्या होती है? जो फुटपाथ की मैं बात कर रही थी, रोड के साइड पे फुटपाथ बना हुआ होता है ना, तो उसमें ऐसे ही लगे होते हैं पत्थर, ऐसे ही करके अरेंज होते हैं इसी शेप में, ऑलमोस्ट हेक्सागोनल सी शेप में, तो उसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर से कैसे दिख रहे हैं? ऊपर से ऐसे हेक्सागोनल दिखते हैं जब आप ऊपर से व्यू देखोगे। ये तो हम साइड से देख रहे हैं, जो ये वाला मैंने बना रखा है। ठीक है, साइड से देख रहे हैं। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे हेक्सागोनल देखने को मिलेंगे ये सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दे आर प्रेजेंट इन एल्वियोलाई की वॉल पर। अगर किसी ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी वाला कल पढ़ा है वीडियो, तो उसको पता होगा यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से प्रेजेंट होता है ना एल्वियोलाई में। किस लिए? ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी हो सके, डिफ्यूजन इजी हो सके। तो दीज सेल्स स्क्वेमस एपिथेलियम जो है, क्योंकि वो इतने थिन होते हैं, तो उनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो आपको डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। तो एल्वियोलाई में प्रेजेंट होंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दे विल बी प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में जो बाहर वाली साइड पे सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल भी एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई होती है। शुगर के सेल होंगे ब्लड वेसल में, वो सेल्स भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में होते हैं। उनको हम एक और नाम देते हैं, एक और नाम क्या होता है उनका? एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है जी, ऑल्सो दे आर प्रेजेंट इन
द बोमन्स कैप्सूल। कहाँ होता है बोमन्स कैप्सूल? इन द नेफ्रॉन। बोमन्स कैप्सूल में किस लिए हेल्प करते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी में होता है ना। नेफ्रॉन में सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल ही बनता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो बोमन्स कैप्सूल होता है नेफ्रॉन का। तो वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड से फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है। तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए भी बोमन्स कैप्सूल में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही प्रेजेंट है। तो कहीं पे भी जहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है, वहाँ पे आपको ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो हमारे बने हुए हैं क्यूब लाइक रेक्टेंगुलर से सेल्स हैं, तो इनको हम बोल देते हैं क्यूबॉइडल। ठीक है, ये हो गए हमारे क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? डक्ट्स में प्रेजेंट होंगे। मेनली आपको डक्ट्स में देखने को मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है, इनके ऊपर ऐसे से करके मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, साइज इतना छोटा ही होगा, टॉल नहीं है, क्यूबॉइडल शेप में ही है, पर ऐसे करके मॉडिफिकेशन है। क्या मॉडिफिकेशन है ये? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई हो या विलाई हो, कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये? पीसीटी में। पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ पे ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। जब ऊपर ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तब हम इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश जैसे होता है, ब्रश के बहुत सारे ऊपर होते हैं ना ब्रिसल्स से, ऐसे ये ब्रिसल्स लगते हैं उसके। तो दिस इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? और ये आपको देखने को मिलेंगे गनाड्स में। गनाड्स में मेल्स में टेस्टिस में, एंड फीमेल्स में ओवरी में। कहाँ पे? जर्मिनल एपिथेलियम बनाते हैं ये, जिससे जर्म सेल्स बनेंगे। सबसे पहला जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है टेस्टिस में, वो इसी जर्म सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। तो जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं इसको। ठीक है, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? इनका बेसिक फंक्शन इज मोस्टली इट इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। पीसीटी में होती है ना बहुत सारी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होती है। टेस्टिस और ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम का काम करते हैं, जर्म सेल्स बनाने का काम करते हैं। जर्म सेल्स कौन से होते हैं? हमारे स्पर्म्स एंड ओवा या एग। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दीज सेल्स which are called columnar cells. कैसे हैं ये सेल्स? टॉल है, स्लेंडर है। शेप कैसी है? टॉल है, स्लेंडर है। ये कैसे थे? रेक्टेंगुलर थे। हाँ लिखो, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, these are kind of rectangular square, these are tall, these are slender। आगे आपको मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलेंगी क्योंकि इतनी सारी जगह है इनके अंदर, है ना। लंबे हो गए, बड़े हो गए, इतनी सारी जगह है, तो किस लिए काम करेंगे? बहुत सारी चीजें भर जाती है ना इनके अंदर, तो इसलिए इनका मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। सिक्रीशन क्योंकि यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं ना ये, यहाँ पे ये इतनी सारी जगह किस लिए? स्टोर करने के लिए, जो भी बनाया वो स्टोर कर लिया। तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, ये आपको सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे? इन सेल्स में भी जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। कभी कभी ये सेल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, इनमें भी आपको माइक्रोविलाई देखने को मिलेगा, बट दीज आर मोर लॉन्गर टॉलर सेल्स, राइट। माइक्रोविलाई है ये। कहाँ पे देखने को मिल रही है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। इंटेस्टाइन में होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तो तुम्हारा चैप्टर हट गया है, पर अगर तुमने पढ़ा होता तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है, जहाँ पे ये वाले सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है फूड की, वो इंटेस्टाइन में होती है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की हेल्प से, इन्हीं सेल्स की वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है। ठीक है, क्या करती हैं ये माइक्रोविलाई? दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये सेल्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में प्रेजेंट होने। ठीक है। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इन सेल्स पे आपको ऐसे 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 माइक्रोविलाई नहीं है, फोल्ड्स नहीं है, सेल की मेम्ब्रेन का फोल्ड नहीं है, ऊपर से स्ट्रक्चर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कौन से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? सीलिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोल देंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम किस चीज में काम आती है? जब भी हमें कुछ मूव कराना है, रेस्पिरेटरी, कल हम पढ़ रहे थे जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अगर कुछ भी गंदा आपके मुंह में जा रहा है, अपना नोज की हेल्प से या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हेल्प से जा रहा है आपके अंदर, तो सीलिएटेड एपिथेलियम होगा वहां पे प्रेजेंट, ताकि सीलिया की हेल्प से बाहर निकल जाए जो भी गंदा हो। ठीक है। जो फेलोपियन डक्ट में ओवा, अब आप खुद से तो मूव कराने बैठेंगे नहीं, ओवा खुद से भी मूव नहीं कर सकता। स्पर्म के पास तो पीछे टेल होती है मूव करने के लिए, ओवा के पास कोई टेल होती है? नहीं होती है। एग को तो कुछ चाहिए ना मूव करने के लिए, ताकि वो ओवरी से फेलोपियन डक्ट तक पहुंच जाए और फेलोपियन डक्ट से आगे यूट्रस तक पहुंच जाए। तो फेलोपियन डक्ट जो होती है दैट इज सिलिएटेड। ठीक है। तो क्या गया? फेलोपियन डक्ट या ओवी डक्ट भी बोलते हैं हम इसको। उसके बाद आपके ब्रेन में फ्लूइड होता है एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको मूव कराने के लिए भी वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। और हमने क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात की थी, ट्रेकिया में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लिख देते हैं, नॉट ट्रेकिया। ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। उसके अलावा क्योंकि इन्होंने इतना कुछ स्टोर भी कर सकते हैं, ये तो हमने कह दिया ना, या तो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, या तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, सिक्रीशन की तो अभी तक हमने बात ही नहीं करी। सिक्रीशन में क्योंकि ये इतना कुछ स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो यानी कि जितने भी ग्लैंड्स हैं वहां पे जो सिक्रीशन के लिए सेल्स होंगे, वहां पे जो अंदर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा, वो यही एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा, कॉल्यूमिनार, सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। किस वजह से प्रेजेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे भैया बहुत जगह है इनके पास, बहुत बड़ा घर है इनका, इनका ऐसे महल बना हुआ है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास बहुत जगह है, भर दो सामान, भर दो। तो फिर भर दो तो तभी तो निकाल पाएंगे ना, अगर यहाँ पे भरेंगे तो। यहाँ छोटे 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 सेल्स में भर ही सकते हैं हम, सामान भरने की जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे भर देते हैं और यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं जो भी हमें निकालना है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, ये थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम आगे दो टाइप की होती है। तुम कहोगे कुछ ज्यादा ही टाइप नहीं हो गए ना, पर क्या कर सकते हैं, जो है वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे जितना भी एनसीईआरटी में मेंशन है। और ये सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है अभी, तो सिर्फ एनसीईआरटी है ये। ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी दो टाइप की होगी। एक तो होंगी जिसमें यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जैसे कि ये सेल जो बना हुआ है ऐसे, यूनिसेलुलर आपके पास प्रेजेंट हो जिनके अंदर मतलब ग्लैंड के अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर ग्लैंड हो। यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन सी होती है? गॉबलेट सेल्स। सिर्फ एक ही सेल से ग्लैंड बनी हुई है, एक ही सेल की ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ठीक है। दैट इज गॉबलेट सेल्स। क्या होते हैं गॉबलेट सेल्स? क्या करते हैं? सिक्रीट्स म्यूकस, आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिलते हैं। देखते हैं ना गॉबलेट गॉबलेट सेल्स हम लोग पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तुमने पढ़ा नहीं होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिलते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है। आपके स्टमक में भी देखने को मिलेंगे आपको गॉबलेट सेल्स, और बाकी भी मोस्टली आपको हर जगह देखने को मिलेंगे गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करने के लिए। यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही है ऐसी ग्लैंड, एक ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो कि यूनिसेलुलर है, गॉबलेट सेल्स। ये याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन बन जाता है कि बॉडी में कौन सी ऐसी सेल है, कौन सी ऐसी एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो कि सिंगल सेल्ड होती है, यूनिसेलुलर होती है, दैट इज गॉबलेट सेल। याद रखना है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं इंपॉर्टेंट। आता है इससे क्वेश्चन, पीवाईक्यू भी है इस पे।
तो ये याद रखना है। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर बाकी जो भी सारी ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गई आपकी, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जितने भी हैं, ठीक है, ऑयल ग्लैंड हो गई, ये सारी जो हैं ये होंगी आपकी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर सिर्फ एक कौन सी, गॉबलेट सेल्स। ग्लैंड्स जो हैं आगे भी दो तरीके से होती हैं, बेसिस ऑन कि वो अपना जो सिक्रीशन है वो कैसे पहुंच जा रही हैं टारगेट तक। यानी ये रही ग्लैंड, ठीक है, ये रहा आपका टारगेट, तो अगर उसका अपना सिक्रीशन वो डक्ट की हेल्प से पहुंच जा रही है, डक्ट, तो उस टाइप की ग्लैंड को हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है ये, ऑल द ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑल द सिक्रीशंस, सारी जो भी सिक्रीशन होती हैं जो ग्लैंड्स की हेल्प से होंगी वो सारी नॉर्मली डक्ट की हेल्प से ही होती हैं एक्सेप्ट हॉर्मोन्स, ठीक है, सारी डक्ट की हेल्प से ही होती है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना। यही अगर ये रही आपकी ग्लैंड, ठीक है, और आपका टारगेट पे टिश्यू पहुंच रहा है, टारगेट पे पहुंच रहा है हार्मोन, लेकिन सॉरी पहुंच रहा है आपका जो सिक्रीशन है, कैसे पहुंच रही है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, वो कह रहा है मेरे को खुद कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली एक स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं डक्ट बनाऊं अपनी से टारगेट तक पहुंचाने के लिए, सिक्रीशन मुझे नहीं चाहिए। ब्लड वेसल जाती है ना, पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स जा ही है ना, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, मुझे क्यों मेहनत करने की जरूरत है, मैं ब्लड में डाल दूंगा, ब्लड अपने आप आगे टारगेट को दे देगा, बात खत्म। मुझे स्पेशली एक ग्लैंड बनाने की, स्पेशली एक डक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं, हॉर्मोन्स। कौन सी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थाइमस, तुम्हारी थायराइड ग्लैंड, सारी होती है ना। पढ़ते हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये सारी ग्लैंड्स, पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, रेड से लिख देती हूँ कोई कंफ्यूजन ना रहे, सलाइवरी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जो भी तुम्हारा एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जितनी भी हैं, जो भी तुम्हारे एंजाइम्स वगैरह हैं, ऑल सिक्रीशंस वो कौन सी थी ये बता रही हूँ मैं, ऑयल होता है, एंजाइम होता है, सलाइवा होता है, ये सब किसकी हेल्प से जा रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड की हेल्प से क्या जा रहा है, हॉर्मोन्स। कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो दोनों चीजें करती हैं, उनके पास डक्ट भी होती है और उनके पास बिना डक्ट के भी वो कुछ चीजें भी हार्मोन्स भेजती हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। कौन सी होती है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, एक तो हमारी हो गई पैनक्रियास एंड गोनाड्स। गोनाड्स में क्या आएंगे, टेस्टिस एंड ओवरी, सही याद है ना। तो एक हो गई हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक हो गई हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक हो गई हमारी हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है जी। इजी था, बहुत इजी था, मजेदार था, बहुत मजेदार था। चलो अब एक बार ये देख लेते हैं, ये क्या थी हमारी, ये हम पढ़ चुके हैं। फ्लैटेंड सेल्स किसमें प्रेजेंट है, सिंपल, स्क्वेमस, ये सारे सिंपल सेल्स के ही हैं, तो यहाँ सिंपल लिख देती हूँ मैं, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। ये तुम्हारी स्क्वेमस एपिथेलियम है, दिख रहे हो ऊपर से कैसे पेवमेंट जैसे बना हुआ है, जैसे फुटपाथ बना हुआ होता है वैसा ही दिख रहा है, ऊपर से साइड से बिल्कुल फ्लैट से बने हुए हैं, सब फ्लैट से हैं, है ना। तो ये हो गई तुम्हारी स्क्वेमस, ये क्यूब लाइक है, रेक्टेंगुलर है, क्यूब लाइक सेल्स हैं, तो ये हो गई तुम्हारी क्यूबॉइडल। एंड दीज, ये जो तुम्हारी लंबी लंबी टॉल टॉल है, इनको हम बोलते हैं कॉल्यूमिनार, कॉलमनार सेल्स। इनके ऊपर सीलिया हो सकता है, तो ये हो गई सीलिएटेड कॉलमनार, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होगी ये।
ठीक है, आ गया समझ? इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का टिश्यू है, एक तो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। कंपाउंड हम आगे पढ़ेंगे, सिंपल आगे डिवाइडेड है किसमें? स्क्वेमस में, क्यूबॉइडल में और कॉलमनार में। कॉलमनार में आगे सिंपल में फ्लैटेंड सेल्स होंगे, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक होंगे और कॉलमनार में तुम्हें टॉल स्लेंडर सेल्स मिलेंगे, जिसमें तुम्हें आगे मॉडिफिकेशन भी मिलेंगी, सिलिएटेड भी हो सकते हैं, ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, माइक्रोविलाई वाले भी हो सकते हैं। अगर क्यूबॉइडल पे ऊपर माइक्रोविलाई विलाई देखने को मिल रहा है तो उसे हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोल देंगे, है ना। स्क्वेमस का बेसिक फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्यूबॉइडल का बेसिक फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कोलुमिनार का बेसिक फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वेरी इजी, वेरी इजी। अब एक और चीज आती है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक होते हैं बड़ी, मतलब झूठ नहीं बोलते, जो कुछ लोग होते हैं ना जो ऊपर से कुछ और होते हैं अंदर से कुछ और होते हैं, एक वैसे वाले सेल्स होते हैं, वैसे वाला एपिथेलियम, उसको हम बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, ऐसे बोलते हैं ना हाथी के दांत, देखने के कुछ और खाने के कुछ और, बाहर इंसाइजर्स होती हैं लेकिन खाने के अंदर दूसरे दांत होते हैं, वैसे वाला हाल है इनका। इनमें क्या होता है बेसिकली, ये हमारी हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऊपर सेल्स जब तुम देखोगे ना तो सेल्स ऐसे होंगे, कैसे लग रहे हैं? मल्टी लेयर्ड से लग रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड से लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है ना जैसे दो लेयर हो सेल की, ऐसे से प्रेजेंट होते हैं। ऐसे लगता है कि दो लेयर है पर होते सिंगल सेल है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। लगता ऐसे है कि भैया मल्टी लेयर्ड है ये तो एपिथेलियम, लेकिन एक्चुअल में सिंगल लेयर्ड होती है। तो है सिंपल एपिथेलियम का पार्ट, लेकिन लगता ऐसे है कि कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है, तो इसका नाम होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। दे आर अगेन सिंगल सेल्स, लेकिन दो, मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि मल्टी लेयर्ड है पर होते एक्चुअल में सिंगल लेयर्ड है। तो सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, या तो ये सिलिएटेड हो सकते हैं या तो ये नॉन सिलिएटेड हो सकते हैं। जो सिलिएटेड होते हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? वो आपको देखने को मिलेंगे आपके ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में। कल मैंने बताया था ट्रेकिया में सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है। नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम, नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलती है? वो तुम्हें देखने को मिल जाएगी एपिडाइडमिस में एंड वास डिफरेंस में। कहाँ होती हैं ये दोनों पार्ट्स? किसका पार्ट है ये? मेल एक्सेसरी डक्ट्स है ये, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलेंगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसने पढ़ा हो उसको पता होगी ये बात, ठीक है। ये 12th में पढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज इन 12th, ठीक है। तो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो 11 12 दोनों ही आना चाहिए, है ना जी। तो ये नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम आपको एपिडाइडमिस वास डिफरेंस में देखने को मिलेगा। आपको सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो सिलिएटेड है वो आपको ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई में देखने को मिल जाता है। Next, we are going to talk about the next type of epithelial tissue. कौन सा था? Compound epithelium. Simple epithelium completed. Compound epithelium जो है उसमें क्या, एक चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, मल्टी लेयर्ड होता है। सेल्स जो होते हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं सेल्स कि मेरा तुम्हारा पर ऐसे 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 करके बने हुए होंगे, ठीक है। बहुत सारी लेयर्स में अरेंज्ड होंगे सेल्स, ठीक है जी। बहुत सारी लेयर्स में अरेंज है। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटम, ठीक है। जो भी तुम्हारी सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर स्क्वेमस है, तो हम इसको बोल देंगे ये स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम है। जैसी भी तुम्हारी सबसे ऊपर वाली लेयर होगी ना, वैसा तुम उसका नामकरण कर दोगे, ठीक है जी।
अगर स्क्वेमस हो गई तो स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम हो गई, अगर क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम हो गई, अगर तुम्हारी कॉलमनार है तो कॉलमनार कंपाउंड एपिथेलियम हो गई। जो भी सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, जैसी भी दिख रही होगी, वैसे ही तुम्हारा इसका नामकरण हो जाएगा। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। अब ये जो एपिथेलियम है ना, ये केराटिनाइज्ड भी हो सकती है, ये नॉन केराटिनाइज्ड भी हो सकती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी इसमें केराटिन प्रेजेंट हो या केराटिन प्रेजेंट ना हो। केराटिन क्या होता है? केराटिन इज अ प्रोटीन, ठीक है, वो सेल को डेड कर देता है बेसिकली, बहुत ज्यादा इट इज फिल्ड इन द, ऊपर जो सेल होता है उसके अंदर फिल हो जाता है पूरा, तो इसलिए इट्स अ डेड सेल, बोलते हैं हम उसको एज डेड सेल। कहाँ देखने को मिलेगा? आपके हेयर में देखने को मिलता है केराटिन, केराटिन प्रोटीन आपके हेयर में देखने को मिलता है, केराटिन प्रोटीन आपके नेल्स में देखने को मिलता है। जो भी लड़कियां, मतलब लड़कियों को नॉर्मली पता ही होता है, पार्लर तो अभी तुम क्या ही जाते होगे, सैलून वगैरह, पर तुमने कभी अपनी मम्मा से सुना होगा या अपने फ्रेंड्स की मॉम से सुना होगा या अपनी किसी आंट से सुना हुआ होगा, लोग हेयर कट कराने जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप केराटिन ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपके बाल बहुत ही रूखे सूखे हो रखे हैं तो आप केराटिन ट्रीटमेंट करा लो, है ना, बोलते हैं लोग ऐसे। तो वो यही केराटिन प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं। तो दो टाइप का हो सकता है ये। अच्छा हाँ, अगर मल्टी लेयर्ड है तो इसका मतलब इट इज स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, मल्टी लेयर्ड को हम स्ट्रैटिफाइड भी बोलते हैं। तो हम स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे अगर ऊपर वाले सेल्स स्क्वेमस हैं तो, अगर ऊपर वाले सेल्स क्यूबॉइडल हैं तो क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है जी, ये नाम हो जाएगा। अब केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड में भी आगे नामकरण और बढ़ जाएगा। अगर तो केराटिनाइज्ड है यानी कि केराटिन प्रेजेंट है, ओहो, केराटिन इज प्रेजेंट, तो हम इसको बोल देंगे, क्योंकि ऊपर अभी हम स्क्वेमस सेल लेके चल रहे हैं, तो स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है केराटिनाइज्ड जो एपिथेलियम होती है, बताओ कहाँ पे प्रेजेंट होगी? दैट इज प्रेजेंट इन एनीवेयर जहाँ पे आपका एपिथेलियम जो है, वहां पे रफनेस जहाँ पे होगी, जहाँ पे भी आपको रफनेस देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा ड्राई एरिया देखने को मिलेगा, रफनेस देखने को मिलेगी, वहां पे आपको केराटिनाइज्ड टिश्यू जो है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो है वो देखने को मिलेगा। तो वो कहाँ होता है? वो होता है आपका स्किन में। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो स्किन में होता है। स्किन जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसका मेजर फंक्शन इज प्रोटेक्शन, है ना, मेजर फंक्शन प्रोटेक्शन। तो इसलिए स्किन में तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपकी बाहर की जो एपिथेलियम है, जो आपकी स्किन की एपिथेलियम है, जो आपकी बॉडी का लाइन कर रही है, वो तो कंपाउंड एपिथेलियम ही होगी। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी भैया बाहर से एनवायरमेंट से हमें ना चाहिए कोई भी ऐसे बेकार से कुछ, कोई भी उठ के हमारी बॉडी में आ जाए, नहीं नहीं, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए अंदर आने के लिए, ताकि वो अंदर आ ही ना पाए, वो हार ही मान जाए, नहीं मेरे को जाना ही नहीं है इसके अंदर, बात खत्म, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिल जाएगी स्किन में। जो नॉन केराटिनाइज्ड है, यानी कि जहां पे केराटिन एब्सेंट है, उसको हम बोल देंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये तुम्हें मैं नामकरण करना भी सिखा रही हूँ साथ में। कभी कभी होता है ना, जैसे नामकरण करते हैं हम लोगों में, तो किसी ने बोल दिया कि अरे इसका नाम तो ये होना चाहिए, जैसे कि इसका नाम वीर होना चाहिए, ठीक है। फिर किसी और ने बोला नहीं नहीं मुझे तो नहीं पसंद इसका नाम वीर, मुझे तो चाहिए इसका नाम प्रताप होना चाहिए। फिर वो कहते हैं अरे प्रताप होना चाहिए, अच्छा, तो ऐसे करते हैं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वीर प्रताप रख देते हैं। अच्छा, एंड में सरनेम क्या रखना है? सरनेम भी तो जोड़ना होता है एंड में, तो फिर वो एक और नाम जोड़ के आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तीन तीन चीजें जोड़ के एक नाम बन रहा है,
ऐसा ही इसमें भी है, जितनी भी चीजें सब जोड़ दो एक एक करके और नाम बन जाएगा। ये नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू आपके अगेन जो भी बाहर एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है उन्हीं टिश्यू में होगा आपका कंपाउंड एपिथेलियम, क्योंकि मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। तो बाहर और कौन सी चीजें हैं जो कांटेक्ट में है, जो कि ड्राई नहीं है, जो कि मॉइस्ट है, मॉइस्ट होनी चाहिए जो, ठीक है, वो चीजें हैं हमारी कॉर्निया, बाहर के कांटेक्ट में आई में प्रेजेंट होता है, बाहर से बाहर वाली लेयर कॉर्निया, ठीक है जी, बाहर के कांटेक्ट में लेकिन मॉइस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद वजाइना, उसके बाद एनल कनाल, ठीक है ना, और होगा तुम्हारा हाँ अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, बक्कल कैविटी, ये सब जो है बाहर के कांटेक्ट में तो है पर ड्राई नहीं है, दीज आर ऑल मॉइस्ट, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा कहाँ, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, स्क्वेमस या स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम देखने को मिलेगा, ठीक है। टंग में, सब जगहों में टंग आ रही है ना बाहर के कांटेक्ट में, मुंह खोल के अगर जीभ बाहर निकालोगे तो आएगी ना टंग बाहर के कांटेक्ट में, तो वहां पे भी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। उसके अलावा एक और टाइप का होता है ये कंपाउंड एपिथेलियम, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसा होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच कर सकता है, स्ट्रेचेबल होता है बहुत ज्यादा, जैसे कोई रबर बैंड होता है उसमें इलास्टिसिटी देखने को मिलती है ना आपको, ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, ऐसे ये भी स्ट्रेच कर जाता है ये वाला एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको स्ट्रेचनेस चाहिए थोड़ी सी, कहाँ पे चाहिए होती है, यूरिनरी ब्लैडर, डिट्रूसन मसल पड़ते हैं ना यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर, ठीक है, वहां पे पढ़ते हैं हम मसल, क्योंकि क्या है आपका ब्लैडर जो है वो स्ट्रेच होता जाएगा, वहां पे यूरिन स्टोर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, वो स्ट्रेच होता जाएगा और एक ही बार फिर बाहर निकलेगा। ऑल्सो एक और जगह है जो स्ट्रेच होती रहेगी और फिर एक ही बार एक चीज बाहर निकलती है, क्या, फीटस बाहर निकलेगा, कहाँ से, यूटेरस से। तो यूटेरस में भी आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी पार्चुरेशन होगी, जब बर्थ होगा बेबी का, तो यूट्राइन मसल्स जो हैं वो इकट्ठे स्ट्रेच, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी होती हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी, है ना, और उसके बाद जब फीटस बाहर निकल जाएगा तो दे ऑल रिलैक्स। तो वो स्ट्रेचेबल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहा है वो यूट्राइन मसल अगर यूट्राइन एपिथेलियम अगर स्ट्रेच ही नहीं होगी तो बेबी को जगह कहाँ से मिलेगी रहने के लिए, नहीं मिल पाएगी जगह, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूट्रस में ऐसी एपिथेलियम प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ देखने को मिल रही है, यूरिनरी ब्लैडर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूरिन स्टोर कैसे होगा, ऐसे ही होता है ना, इतना छोटा सा होता है यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिन भरता जाता है तो वो स्ट्रेच होता रहता है होता रहता है होता रहता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपके ब्रेन को भेजेंगे सिग्नल कि हाँ जी भाई अब चले जाना चाहिए इस इंसान को वॉशरूम, तो बस वही है। यहाँ पे दिस इज योर कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। ये आपको मल्टी लेयर्ड सेल्स देखने को मिल रहे हैं, एक लेयर है, दो लेयर है, तीन लेयर है, चार लेयर है, ऊपर एक और लेयर है, पांच लेयर, टोटल पांच लेयर है। और ऊपर वाली कैसे लेयर है, इसमें भी स्क्वेमस ही है ऊपर वाली, ऐसे दिख रहा है ना हेक्सागोनल शेप में स्क्वेमस सेल्स टेसिलेटेड हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं टेसिलेशन, टेसिलेटेड होना, ठीक है। ये हो गई तुम्हारे टेसिलेटेड सेल्स। इसके साथ तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू जो है कवर हो जाता है, एपिथेलियल टिश्यू के सारे टाइप्स जो हैं हमने सारे कवर कर लिए हैं। पहले हमने क्या किया, सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम में डिवाइडेड है, सिंपल में स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। आगे उसके बाद हमने किसके बारे में बात करी थी, उसके बाद हमने बात करी थी कंपाउंड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियम। उसके बाद हमने
कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बात करी थी, वहाँ पे हमारे पास केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड थे कंपाउंड एपिथेलियम, उसके बाद हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में बात करी है। अब हम बात करेंगे जंक्शंस के बारे में। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो कहते हैं कि भैया हमें एक दूसरे से बातें करनी है, हमें एक दूसरे को खाना भेजना है, हमें है कि भैया हमें कुछ भी नहीं भेजना। तो उसके लिए, उनकी कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे जंक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे होते हैं जंक्शन प्रेजेंट अभी पूरा मैं तुम्हें बताऊंगी। यहाँ पे मैं बना देती हूँ बस। ठीक है जी, ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ तुम्हें जंक्शन कैसे होते हैं। कभी कभी क्या है, सेल कह रहा है यार मैंने ना आज कैल्शियम बनाया, मैंने आज, मेरे पास बहुत सारा पोटेशियम है, तेरे को चाहिए? चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है ना, हम क्लास में बैठे हुए हैं, पेन नहीं लाए, यार पेन दे दे। दूसरे वाले से मांगते हैं ना पेन दे दे, तो कैसे मांग रहे, यार पेन दे दे, दे दे। दूसरा कहता है यार दोस्त है अपना, ले ले यार, कोई मेरे पास 10 पड़े हैं, तू ले ले। तो वो कैसे होगा, एक जगह से दूसरी जगह चीज भेजने की कोशिश हो रही है। वो कहता है भाई ये ले, तेरे को पेन चाहिए तू ले ले। वो कहता है बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, ऐसे नहीं मुझे अगर इरेजर चाहिए होगा तो तू मना नहीं कर देगा। तेरे को पेन चाहिए था, मैंने दे दिया ना, अब मेरे को इरेजर चाहिए तो मेरे को इरेजर दे। तो वो फिर आगे इरेजर भी मिल जाता है उसको। ठीक है, एक को इरेजर मिल गया, एक को पेन मिल गया, दोनों का हो गया काम बराबर, बढ़िया। तो ये जो खाली जगह है इसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, इस जगह को हम बोलते हैं गैप जंक्शन, यानी कि एक गैप प्रेजेंट है दो सेल के बीच में, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को चीजें दे पा रहे हैं। खिड़की सी बना रखी है उन्होंने बीच में, कुछ भी चाहिए, हाँ जी ये ले, तेरे को चाहिए ये ले भाई, ये ले जा, बस। एक होते हैं इनके पास टाइट जंक्शंस, टाइट भाई नहीं देंगे हम, यहाँ से कुछ चीजें हैं हमारे पास जो हमें नहीं पास करानी है, वो चीजें किस वजह से पास नहीं हो पाएंगी, टाइट जंक्शंस की वजह से। एक ही सेल में सारे ऐसे करके अरेंज नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जंक्शंस होते हैं। ये मैं तुम्हें बस उसके लिए बता रही हूँ, क्या नाम है, आसानी के लिए तुम्हें एक ही जगह पे सारे जंक्शंस पता चल जाए। तो दो सेल कह रहे हैं भैया हमें नहीं बताना किसी को भी कि मेरे पास क्या है। होते हैं ना कुछ लोग जैसे जो एग्जाम में बैठे हुए, मुझे कुछ भी किसी को मैं नहीं बताऊंगी। कुछ लोग होते हैं कि अच्छा तेरे को नहीं आता, चल मैं तेरे को बता देता हूँ, कुछ नहीं होता, मैं बता देता हूँ, मैं तेरे को चीटिंग करा देता हूँ। कुछ होते हैं ऐसे बच्चे जो कहेंगे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मेरे पेपर में लिखा हुआ ऐसे बिल्कुल कवर कर देंगे अपना पेपर अपने पूरे हाथ से, खुद लिखने की जगह नहीं मिल रही है उनको, वैसे वाले बच्चे। तो ये कुछ सेल्स होते हैं ऐसे, भैया मुझे कुछ नहीं देना तुम्हें, साइड हो जाओ बिल्कुल। तो उनके पास होते हैं टाइट जंक्शंस। और कुछ सेल्स जो होते हैं उनके बीच में वो कहते हैं यार हमें एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। तो अगर तू कुछ करेगा तो मैं भी करूंगा, तू कुएं में कूदेगा तो मैं भी कूदूंगा, तू जाके अगर रोज कोचिंग में जाके पढ़ाई करेगा मैं भी करूंगा, तू यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा मैं भी देखूंगा, तू मैम की वीडियोस देखेगा बायोनिटोलॉजी की, मैं भी सारी वीडियो देखूंगा। ऐसा कुछ कि तेरा भला हो रहा है तो मेरा भला हो, तेरा नुकसान होगा तो मेरा नुकसान होगा। ऐसे इन सेल्स का होता है कुछ सेल्स कि तेरा भला हो तो मेरा भला, तेरा नुकसान तो मेरा नुकसान। तो वो अपने आपस में ना स्ट्रेंथ, आपस में ऐसे बिल्कुल जोड़ बना लेते हैं, एंकर बना लेते हैं कि भैया हम दोनों साथ में जुड़े ही रहेंगे, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना, कभी कभी क्लास में हमने सीट जोड़ ली कि मैं तो अपनी इस बेस्ट फ्रेंड के साथ ही बैठती हूँ, फिर चाहे टीचर 10 बार बोल जाए कि तुम दोनों कल से इकट्ठे नहीं बैठोगी, वो फिर भी वैसे ही बैठेंगी, भैया मेरी तो भाई फ्रेंड है, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो वैसा वाला इनका हाल है। तो ये वाले जंक्शंस को हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स। क्या फंक्शन होता है इनका, एंकरेज। गैप जंक्शन का क्या फंक्शन था, कम्युनिकेशन। डेस्मोसोम्स का क्या फंक्शन है, एंकरेज। इनका क्या फंक्शन है,
इनका फंक्शन है कि ये कहते हैं भैया कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, तो प्रिवेंट्स लीकेज। अब एक और टाइप ऑफ जंक्शन प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल की मेम्ब्रेन के बीच में, ऐसा हाफ सा, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो नॉन सेलुलर है तो वो तो कुछ भी नहीं बनाती है ऐसा जंक्शन, लेकिन ये हाफ सा डेस्मोसोम बनाती है आपका सेल कभी कभी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, उसको हम बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, हेमीडेस्मोसोम। तो बस यही 4 तरीके के आपके जंक्शन है, टाइट जंक्शन हैं, डेस्मोसोम्स हैं और गैप जंक्शन एंड हेमीडेस्मोसोम्स प्रेजेंट है। टाइट जंक्शन किस लिए कि भैया कुछ नहीं जाएगा, हम किसी को कुछ नहीं देंगे, हम किसी से कुछ नहीं लेंगे। डेस्मोसोम क्या है, तू और मैं भाई भाई, जोड़ है हमारा, बंधन है हमारा, सालों सालों का, 7 जन्मों का बंधन है हमारा, वैसे वाले एंकरेज के लिए। और गैप जंक्शन क्या, अच्छा तेरे को ये चाहिए ले ले, मेरे को ये चाहिए दे दे, वैसे वाला। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे जंक्शंस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर एपिथेलियल टिश्यू पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे होता है ये बताओ, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, लोकेशन क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू, कहीं पे भी जहाँ पे कनेक्शन चाहिए, यानी कि बॉडी में जहाँ पे भी खाली जगह है ना, उसको भरने के लिए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। तुम्हारे घर में अगर कोई, आजकल तो ऑनलाइन बहुत शॉपिंग होती है ना, तुम बाहर से कुछ मंगवाते हो, ऐसा होता है ना, पहले एक बाहर एक पन्नी लगी हुई होगी, फिर उसके अंदर एक कार्डबोर्ड का डब्बा होगा, फिर उसके अंदर ऐसे कुछ, पहले तो बबल रैप कर देते थे, अब कुछ ऐसे वो ब्राउन कलर के पेपर ऐसे कट कट करके वो डाल देते हैं, फिर उसके अंदर जाके तुम्हारी कोई एक चीज होगी। तो किसी ने लिपस्टिक मंगवाई है ना, तो उसके ऊपर इतनी बड़ी पैकेजिंग होती है इतनी सी लिपस्टिक के लिए, ऐसा वाला हाल है। तो वो जो पैकेजिंग है ना, जो अंदर माल घुसा हुआ है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। बस, जो बबल रैप करोगे, जो ब्राउन कलर की आजकल कटिंग कटिंग डाल देते हैं, वो सब कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कि अगर ये तुम्हारी बॉडी है, बीच में तुम्हारा कोई भी ऑर्गन है, कुछ भी है, यहाँ पे सारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। बस यहाँ यही होता है कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का भैया, एक हर किसी को एक दूसरे के साथ जोड़ना, प्यार भरे लोग। कैसे होगा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारा सबसे ज्यादा, क्योंकि पूरी बॉडी कैविटी में इतना ज्यादा, मतलब कितनी सारी तुम्हारी बॉडी कैविटी है, बीच में कहीं पे भी खाली जगह हुई ठूस दो कनेक्टिव टिश्यू को, जहां पे भी खाली जगह कनेक्टिव टिश्यू ठूस दो। तो दिस इज मोस्ट अबंडेंट इन योर बॉडी। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है। और ओरिजिन क्या है, ओरिजिन बता देते हैं, ओरिजिन इज मीजोडर्मल। दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कहीं में भी आपको पूरी बॉडी में जब भी हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, यहाँ तो वहां पे वर्ड आएगा सार्को, या वहां पे वर्ड आएगा मायो। सार्को और मायो जहां पे भी वर्ड आ गया, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलो इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं कि कौन से हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। दो टाइप होंगे कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा पहले तो मैं बता दूंगा कनेक्टिव टिश्यू बना कैसे होता है, टाइप नहीं, पहले बता देते हैं किस चीज से बना हुआ था। कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हें 3 चीजें देखने को मिलेंगी, 3 थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट चीज तो तुम्हें सेल्स देखने को मिलेंगे। कौन से सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि फाइबर बनाएंगे, मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, ठीक है, जो कि फैगोसिटिक होते हैं, ये तो पता है सबको। उसके बाद मास्ट सेल्स देखने को मिलते हैं। मास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं हिस्टामीन, मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन, मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं हेपरिन। क्या फंक्शन होता है इन तीनों चीजों का, हिस्टामीन इज अ वेसो dilator, serotonin is a vasoconstrictor, और हेपरिन इज एंटी कोआगुलेंट, यानी कि ब्लड को मेक श्योर करता है कि ब्लड जो है वो जम ना जाए,
कोएगुलेट ना हो जाए, क्लॉट ना बन जाए ब्लड में, इसके लिए हेपरिन प्रेजेंट होता है। सेरोटोनिन इज वेसो कंस्ट्रक्टर, यानी ब्लड वेसल की जो वो है थिकनेस है उसको कम करने की कोशिश करेगा। हिस्टामिन का क्या फंक्शन है? वेसो डायलेटर, ब्लड वेसल की थिकनेस बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वेसो कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हिस्टामिन जो होता है, आपको कभी कभी मच्छर काट जाए तो आपको ऐसे रेडनेस देखने को मिलेगी ना आपकी, तो वो हिस्टामिन रिलीज की वजह से होता है। एलर्जी हो जाए तब भी हिस्टामिन रिलीज होता है। वेसो डायलेटर होता है, क्या करेगा, तुम्हारी ब्लड वेसल जो है ना वो डायलेट कर देगा, बढ़ा देगा ब्लड वेसल का डायामीटर, थिकनेस बढ़ा, डायामीटर बढ़ा देगा बेसिकली। तो डायमीटर बढ़ जाएगा तो ब्लड जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, स्लोली फ्लो करेगा लेकिन ज़्यादा फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से रेडनेस देखने को मिल जाएगी तुम्हें। तो हिस्टामिन इज अ vasodilator, सेरोटोनिन इज अ vasoconstrictor एंड हेपरिन इज एन एंटीकोगुलेंट। ये तीनों टाइप के सेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। आपको प्लाज्मा सेल्स भी देखने को मिलेंगे। प्लाज्मा सेल्स आर आल्सो फैगोसिटिक इन नेचर, है ना। चलो उसके बाद फैगोसिटिक कैसे, ये तो फैगोसिटिक हो गए, वो एंटीबॉडी बनाएंगे। बी सेल्स जो होते हैं फॉर्म्स एंटीबॉडीज। सेकेंड चीज क्या होती है इसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होंगे? कोलेजन प्रेजेंट हो, कोलेजन, इलास्टिन या रेटिकुलम, तीन टाइप के फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। जहां पे भी कोलेजन फाइबर होंगे वहां पे आपको व्हाइट कलर के फाइबर्स देखने को मिलेंगे, मतलब जहां पे व्हाइट कलर के फाइबर्स हैं वो कोलेजन फाइबर्स हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? स्ट्रेंथ। ठीक है। इलास्टिन फाइबर्स येलो कलर के देखने को मिलेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है? इलास्टिन नाम है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होते हैं। ठीक है, दोज आर रेटिकुलर फाइबर्स। फाइबर्स के अलावा एक और चीज प्रेजेंट होगी इसमें जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? बेसिकली एक मीडियम है जिसमें ये सारी चीजें तैर रही हैं। सेल्स, फाइबर्स, ये सारी एक किसी जगह पे प्रेजेंट होंगी ना, वो है तुम्हारा मैट्रिक्स। ये है तुम्हारा मैट्रिक्स। मैं आगे तुम्हें दिखा देती हूँ। हाँ ये रहा, दिस इज योर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम। देखो ये जो येलो येलो कलर का तुम्हें लाइट येलो कलर का दिख रहा है, दैट इज ऑल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद तुम्हें सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इतने सारे सेल्स हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल है, कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि वैस्कुलराइज्ड होती है, कनेक्टिव टिश्यू तक ही पहुंचती हैं ब्लड वेसल्स। तो ये तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे मास्ट सेल देखने को मिल रहा है, फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिल रहा है, मैक्रोफेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे तुम्हें सेल्स देखने को मिल गए। उसके बाद ये फाइबर्स, यहाँ पे ब्लू कलर के बने हुए हैं पर व्हाइट कलर के होते हैं वैसे, क्योंकि व्हाइट कलर के रहता है तो कंट्रास्ट में तुम्हें दिखते नहीं। तो ये कोलेजन फाइबर्स है। फाइबर्स बन किससे रहे हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल से। फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स। तो ये ग्रीन कलर का सेल जो है वो तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट सेल है और ये बना रहा है तुम्हारे क्या? फाइबर्स। ये वाले सेल कौन से होते हैं ये बताओ? ये वाले सेल होते हैं तुम्हारे एडिपोज सेल्स। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स पहुंच जाते हैं। जब हम टाइप पढ़ेंगे ना तब हम एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, लिगमेंट, इन सब पढ़ेंगे, ब्लड, बोन। चलो दो टाइप होते हैं, एक तो होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, यानी कि बिल्कुल जो मैंने ऊपर तुम्हें बताया, तुम्हें तीनों की तीनों चीजें देखने को मिलेंगी उसमें। एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, थोड़े से स्पेशल तरीके के होते हैं ये। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो भी आगे दो में डिवाइडेड है। एक तो है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या ज्यादा होगा तुम्हारे हिसाब से? सेल्स ज्यादा होंगे, फाइबर्स ज्यादा होंगे या मैट्रिक्स ज्यादा होगा? मैट्रिक्स क्या है? मीडियम है, बेसिकली फ्लूइड मीडियम है जिसके अंदर सब कुछ तैर रहा है। तो जब लूज कनेक्टिव टिश्यू की हम बात कर रहे हैं तो यानी कि लूज लूज है बिल्कुल, सेल्स और फाइबर्स जो है वो कम होंगे,
मैट्रिक्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, दो टाइप मतलब हाँ आगे दो टाइप होगा। एक तो होंगे तुम्हारे पास एरियोलर टिश्यू और दूसरा होगा तुम्हारे पास एडिपोज टिश्यू। ठीक है जी, क्या है इसमें? मैट्रिक्स ज़्यादा है, मैट्रिक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और फाइबर्स एंड सेल्स कम है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? क्योंकि डेंस है तो मैट्रिक्स कैसा होगा? मैट्रिक्स कम होगा ऑब्वियसली, जो तुम्हारे सेल्स और फाइबर्स हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आगे अगेन दो चीज़ों में डिवाइडेड है। एक तो होता है रेगुलर डेंस टिश्यू और एक होता है इरेगुलर। ठीक है जी, जो रेगुलर होता है उसमें ऐसे रेगुलरली अरेंज्ड होंगे सारे, जो फाइबर्स हैं वो ऐसे रेगुलरली अरेंज्ड होंगे और बीच बीच में तुम्हें सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो इरेगुलर है उसमें कैसे है, ऐसे कहीं पे भी फाइबर्स प्रेजेंट है, कुछ भी फाइबर कहीं पे भी प्रेजेंट है और सेल्स भी ऐसे ही कहीं पे भी आपको देखने को मिल रही हैं। बहुत मच्छर हो गया यार आजकल। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हाँ बता दिया मैंने, सेल्स प्रेजेंट है। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? फंक्शन नहीं, एग्जाम्पल क्या है? इसको मूव कर लूँ एक बार। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल एक तो तुम्हारे पास होता है टेंडन एंड सेकेंड इज लिगामेंट। ठीक है, टेंडन जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है बोन को मसल के साथ। मसल टू बोन कर देते हैं, बोन टू मसल की जगह मसल टू बोन, बोन टू बोन को मतलब बोन टू मसल कुछ भी बोल सकते हो तुम। रेडी था, मसल टू बोन को कनेक्ट करेगा। ठीक है, लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है? लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन। यानी कि जब तुम्हें कोई स्प्रेन आ जाता है, मोच आ जाती है, होता है ना कभी कभी ऐसे चलते चलते ही तुम्हारी एड़ी मुड़ गई है ना, एंकल मुड़ गई, मोच आ गई जी पैर में, तो क्या होता है तुम्हारी लिगामेंट जो होती है ना वो जो होती है वो स्ट्रेच हो गई है, उस पर दिक्कत हो गई है, तो दैट इज बेसिकली जस्ट स्प्रेन। ठीक है, तो स्प्रेन क्या होता है? एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है जी, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है? स्किन में। स्किन के नीचे मैंने बताया था, स्किन में ऊपर कोलुमनर एपिथेलियम नहीं सॉरी कंपाउंड एपिथेलियम तुम्हें देखने को मिलता है। कंपाउंड एपिथेलियम के नीचे तुम्हें कनेक्टिव टिश्यू जो देखने को मिलता है वो तुम्हें ये इरेगुलर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की जब तुम बात करते हो तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का है। एक तो हो गया जी स्केलेटन और एक हो गया तुम्हारा फ्लूइड। ठीक है, स्केलेटन वाले में एक तो तुम्हारे पास स्केलेटन किस चीज से बनता है? दो चीजों से बनता है, बोन से और कार्टिलेज से। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? दो तरीके का होगा, एक तो ब्लड एंड सेकेंड इज व्हाट? लिम्फ। ठीक है जी, ब्लड और लिम्फ दोनों कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटन जो है उसमें बोन और कार्टिलेज आ जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है दिस इज फाइबरलेस, कोई फाइबर नहीं है इसमें, दिस इज फाइबरलेस। अगर किसी ने मेरी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाली प्लेलिस्ट में से वीडियोस देखी हुई होंगी तो उनको पता होगा कि ब्लड इज अ फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू। वहां पे मैंने बताया था फाइबर नहीं होता है इसमें। नॉर्मली मैंने क्या बताया, कनेक्टिव टिश्यू के तीन पार्ट्स होते हैं, तुम्हारे पास सेल्स होंगे, तुम्हारे पास सेल्स हैं, फाइबर्स हैं और मैट्रिक्स है। इसमें फाइबर होते ही नहीं है,
ब्लड में आपको फाइबर नहीं देखने को मिलेंगे, लिम्फ में आपको फाइबर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से दिस इज स्पेशलाइज्ड इन अ वे, ठीक है। बोन हम पूरा, बोन और कार्टिलेज अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड और लिम्फ जो है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। तो एनसीईआरटी भी, इवन जो पहले वाली जो एनसीईआरटी थी वो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताती थी ब्लड और लिम्फ के, वो भी वहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ही कवर करती है ये टॉपिक्स। तो आप भी वहाँ से वो वाली वीडियोस जाके इधर यू कैन वॉच और आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ब्लड में तीन टाइप के सेल्स होते हैं। ब्लड में आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा, सेलुलर कंपोनेंट देखने को मिलेगा। सेलुलर कंपोनेंट में 3 टाइप के सेल्स होंगे। प्लाज्मा में आपके पास 90% वाटर होता है, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। चलो बात कर लेते हैं अपनी किसकी, एरियोलर टिश्यू की पहले बात करते हैं। इसको मूव कर दे जरा। हमने किस किस के बारे में बात करनी है, एरियोलर टिश्यू के बारे में, फिर हमें एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करनी है, फिर हम बात करेंगे बोन और कार्टिलेज की फुल डिटेल में। बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया है, ठीक है। सबसे पहले एरियोलर टिश्यू कैसा होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है। किस में काम आएगा, पैकेजिंग में काम आएगा। काम क्या है, सपोर्ट करता है एपिथेलियम, बस एपिथेलियम सपोर्ट में काम आता है, ठीक है जी। लोकेशन क्या होती है ये बता देते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, अराउंड नर्व्स, अराउंड मसल्स। जो भी कनेक्टिव टिश्यू आपके ब्लड वेसल्स के आसपास होगा, आपकी नर्व्स के आसपास होगा, आपके मसल्स के आसपास होगा, दैट इज योर एरियोलर टिश्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। एडिपोज टिश्यू में बेसिकली क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है, फैट स्टोर होता है। तो ये अगर मान लो तुम्हारा एक सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, बाकी पूरा जो है फैट स्टोर होगा यहाँ पे। तो फंक्शन क्या है, फैट स्टोरेज, फैट स्टोरेज, ये क्या है, न्यूक्लियस। काम क्या करता है, इंसुलेशन, इंसुलेशन की तरह काम कर रहा है, या एक्ट एज कुशन। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज्यादा फैट होगा, जैसे फैटी लेयर बना दी ना, फैटी सेल्स हैं, फैटी टिश्यू है, तो उसकी वजह से इंसुलेशन का काम तो करेगा। यानी बाहर अगर बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो अगर किसी अंदर बहुत ज्यादा फैट एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो उसकी ज्यादा ठंड नहीं लगती, फिर बाहर चाहे जितनी मर्जी ठंड हो उसको नहीं लगेगी इतनी ज्यादा ठंड। क्यों, क्योंकि इंसुलेशन आ गई ना, बाहर फैट ग्लोब्यूल्स की, जहाँ पे भी एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा फैट प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा, उसकी वजह से बाहर की जो यानी तुम्हारे अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पा रही। बाहर से तो ठंड आ रही है, तुम्हारे अंदर की हीट जो है ना वो बाहर नहीं निकलने देता, तो इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेशन शो करता है। ऑल्सो एक्ट्स एज अ कुशन, कि अरे यार कुशन ही हो गया ना, थोड़ा सा आसपास कुशन की तरह काम करेगा, ठीक है। कि भैया अगर कुछ बंदे, अगर किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी बाजू होगी, बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट होगा किसी की बाजू पे, तो अगर वो गिरेगा तो उसको कुशन की तरह काम करेगा ना। जैसे अगर किसी ज़मीन पे अगर तुम पिलो रख दो और फिर उसके ऊपर गिरो, तो वो कुशन की तरह काम करता है ना, तुम्हें चोट थोड़ी लगती है ज़मीन से। ऐसे ही तुम्हारे पास इनबिल्ट, लोगों के पास इनबिल्ट पिलोज हैं, ठीक है। चलो, एडिपोज टिश्यू किससे बनता है, एडिपोज सेल्स से। ये जो अभी हम देख रहे थे एडिपोसाइट होते हैं इसको, एडिपोज सेल्स को। ये भी मैंने तुम्हें दिखाया था ना, ये वाला, दिस इज फैट स्टोरेज एरिया। देखो ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, और ये पूरा तुम्हारा जो सेल है दैट इज योर एडिपोसाइट, वन सेल इज एडिपोसाइट।
यहाँ पे भी ये जो मैंने बना रखा है, दिस इज एडिपोसाइट। अब इसके अंदर एडिपोज जो है वो व्हाइट एडिपोज भी हो सकता है, ब्राउन एडिपोज भी हो सकता है। व्हाइट एडिपोज कौन सा होता है? जहां पे मोनोलॉक्यूलर होगा, यानी कि एक ही फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होगा। जो मोनोलॉक्यूलर होता है ना, दैट इज योर व्हाइट एडिपोज। ओनली वन फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट। जैसे कि ये जो मैंने बना रखा है, दिस इज मोनोलॉक्यूलर, एक ही फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, इंसुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ब्राउन एडिपोज ऐसा नहीं होता। ब्राउन एडिपोज में क्या है? मल्टीलॉक्यूलर है, यानी ये अगर एक सेल है तो इसमें बहुत सारे इतने फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये आपके यहाँ पे फैट स्टोर हो रहा है। ठीक है। फैट कंटेनिंग, सॉरी फैट नहीं, क्या गया सर, आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट भी होगा इसमें। आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट होता है इसमें। ठीक है जी। कहाँ प्रेजेंट होगा? देखने को मिलेगा न्यूबॉर्न बेबीज में, न्यूबॉर्न्स में देखने को मिलता है, या जो एनिमल्स हाइबरनेट कर रहे होते हैं, हाइबरनेटिंग एनिमल्स में देखने को मिलेगा। ये तुम्हें दिख रहा है? चेक करूँ मैं तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये तुम्हें नहीं दिख रहा, ये लो देख लो एक बार। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। न्यूबॉर्न बेबीज में तुम्हें देखने को मिलेगा ब्राउन एडिपोज, और तुम्हें देखने को मिलेगा हाइबरनेटिंग एनिमल्स में। ठीक है। चलो उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज कार्टिलेज एंड बोन। तो ये डायग्राम बाद में दिखाती हूँ मैं तुम्हें, पहले बात कर लेते हैं हम कार्टिलेज की। कार्टिलेज कैसा होता है? कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, कार्टिलेज कैसा है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है पहली बात। उसके बाद इट इज सॉलिड बट प्लायबल, यानी कि मूव हो सकता है, सॉलिड है। यहाँ पे होता है ना, आपके नोज में होगा, आपके ईयर में होगा, तो सॉलिड है बट प्लायबल है, ऐसे मूव हो सकता है। इट रेजिस्ट्स कंप्रेशन। कैसे सेल्स होंगे कार्टिलेज में? कार्टिलेज में एक तो तुम्हें देखने को मिलेगा कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट जहां पे भी है वहां पे फॉर्मेशन हो रही है। बेसिक सी बात है, जहां पे भी ब्लास्ट है वहां पे फॉर्मेशन, जहां पे भी क्लास्ट है वहां पे डीजेनरेशन हो रही है। तो ब्लास्ट है, कॉन्ड्रोब्लास्ट में बनाएंगे कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि मच्योर सेल्स होंगे कहाँ पे? आपकी कार्टिलेज में। तो अगर अब बनाने वाले सेल्स हैं, फॉर्मेशन वाले सेल्स हैं, तो डीजेनरेशन वाले सेल्स भी होते हैं। जो डीजेनरेशन वाले सेल्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। इनको हम बोलते हैं कार्टिलेज ईटिंग सेल्स। ठीक है। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, डीजेनरेट करते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स की, विच आर मच्योर, जो भी तुम्हारे कार्टिलेज के सेल्स हैं। प्रोटीन प्रेजेंट होता है कार्टिलेज में। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? कॉन्ड्रिन। ठीक है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये अगर देखो, ये अगर तुम्हारी कार्टिलेज की बाहर वाली लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरी कॉन्ड्रिन। ठीक है। तो अब ऐसे ही अरेंज नहीं है ये कॉन्ड्रोसाइट, दीज आर अरेंज्ड इन से लोब्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं लैक्यूने। ठीक है। दीज आर योर कॉन्ड्रोसाइट्स, दीज आर अरेंज्ड इन फ्लूइड फिल्ड लैक्यूने। और एक लैक्यूले में कितने कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं? 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं एक लैक्यूले में। ठीक है। इसके बाहर क्या होगी? बाहर तुम्हें ब्लड वेसल देखने को मिल जाएगी।
बट ब्लड सप्लाई जो है दैट इज ओनली लिमिटेड टू दिस पेरिकॉन्ड्रिन, सिर्फ इस पेरिकॉन्ड्रिन तक ही लिमिटेड है। तो इस वजह से कभी भी अगर किसी को चोट लग जाती है कार्टिलेज में तो वो हील करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है उसको हील करने में, क्योंकि हीलिंग के लिए तुम्हें ब्लड वेसल तो चाहिए ही ना पास में, क्योंकि ब्लड वेसल की हेल्प से ही सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ब्लड वेसल सिर्फ पेरिकॉन्ड्रिन तक पहुंचती है, उसके आगे ब्लड वेसल नहीं पहुंचती है। तो इसलिए जो चीज पहुंचनी है, जो भी न्यूट्रिएंट पहुंचने आगे अंदर सेल्स तक, उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हील होने में काफी टाइम लेती है कार्टिलेज, बोन से भी ज्यादा टाइम लेती है। इवन बोन अगर तुम्हारी टूट जाए तो वो ज्यादा जल्दी हील हो जाएगी एज कम्पेयर टू तुम्हारी कार्टिलेज से। 3 टाइप्स की कार्टिलेज होती है। ठीक है, एक तो होती है हाइलीन कार्टिलेज, एक होती है तुम्हारी इलास्टिक कार्टिलेज, और एक होती है तुम्हारी वाइट फाइब्रस। ठीक है, कहाँ कार्टिलेज देखने को मिलती है? नोज में, ईयर में, तुम्हारी ट्रेकियल रिंग्स में, ट्रेकिया के बाहर जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ब्रोंकाई के बाहर कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, वो सारी की सारी तुम्हें देखने को मिलेंगी। सारी की सारी कार्टिलेज से बनी हुई होती है। कभी कभी कार्टिलेज जो है वो आगे फॉर्मेशन करती है, कार्टिलेज से फॉर्मेशन होती है बोन की। ठीक है, सो व्हेन कार्टिलेज फॉर्म्स बोन, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। ठीक है, ऑसिफाई हो गई कार्टिलेज तो उसने बना दी बोन। ठीक है जी, समझ आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं बोन पे, फिर तुम बताऊंगी। बोन, बोन कैसी होती है? बोन हार्ड होती है, बहुत ज्यादा सॉलिड होती है। हार्ड होती है ना, कार्टिलेज से हार्ड ही होती है बोन, सॉलिड होती है। अगर बोन तुम देखोगे तो कैसी दिखती है बोन? ऐसे तुम्हें देखने को मिलेगी। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। ठीक है, बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं डायाफाइसिस। अब बोन में हमने काफी बार पढ़ा है बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो कहाँ होती है? यहाँ पे बीच में तुम्हारी होगी बोन, येलो बोन मैरो। ठीक है, और यहाँ पे साइड्स पे, यहाँ पे साइड्स पे तुम्हें देखने को मिलेगी रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगी साइड्स पे। रेड बोन मैरो का क्या फंक्शन होता है? हीमोपोइसिस, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, हीमोपोइसिस हो गया इसका फंक्शन। ठीक है, और तुम्हारी येलो बोन मैरो में क्या होगा? देयर विल बी लिपिड स्टोरेज। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो येलो बोन मैरो भी हेल्प करती है रेड बोन मैरो को ब्लड सेल्स बनाने के लिए। लेकिन नॉर्मली येलो बोन मैरो में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लिपिड स्टोरेज देखने को मिलेगी। रेड बोन मैरो में तुम्हें हीमोपोइसिस देखने को मिलेगा, हिमेटोपोइसिस देखने को मिलेगा, ब्लड सेल्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें भी सेल्स हैं ऑब्वियसली। कैसे सेल्स हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, बताया था ऑस्टियोब्लास्ट वाले क्या फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या बनाएंगे? ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स हो गए ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है जी, उसके अलावा इसमें प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट होता है? उसमें कौन सा प्रोटीन था? कॉन्ड्रिन था। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? ऑसिन। ठीक है जी, उसके अलावा ये सेल्स जो होते हैं दे आर स्टार शेप्ड, तो हम इनको बोलते हैं स्टेलेट, यानी कि कुछ ऐसे से प्रेजेंट होंगे, ऐसे स्टार शेप्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा बाहर है उसके साथ सेल। ये एक लैक्यूना है,
एक लैक्यूने में इसमें सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट होगा। कॉन्ड्रोसाइट का ऐसा था, एक लैक्यूने में 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट हो सकते थे। इसमें कैसा है, सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होगा एक लैक्यूने में, एक से ज्यादा नहीं होगा, इसके पास इतनी जगह नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये रहा, ये तुम्हारी कार्टिलेज बनी हुई है। ठीक है जी, ये है तुम्हारी बोन। बोन का अंदर का स्ट्रक्चर है। बोन में अंदर तुम्हें एक लंबी सी कैनाल देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं हेवर्जियन कैनाल। ठीक है, और इसके ये जो साइड पे कंसेंट्रिक रिंग्स बन रही है ना, ये सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, ये ऑस्टियोसाइट्स की बनी हुई है। इसको हम बोलते हैं लैमिले। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं क्या, लैमिले बोलते हैं। यहाँ पे लैक्यूने में एक ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होगा। हेवर्जियन कैनाल होती है, दो हेवर्जियन कैनाल जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, दो हेवर्जियन कैनाल जुड़ी हुई होंगी, किससे जुड़ी हुई होंगी, फॉक्समैन कैनाल से। ठीक है जी, फॉक्समैन कैनाल से जुड़ी हुई होंगी, और इनके अंदर तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, तुम्हें देखने को सॉरी बाकी तुम्हें पूरे बोन स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलेगा, बोन मैरो। इस पूरे सिस्टम को, ये जो हेवर्जियन कैनाल है, उसके बाहर लेमिले है, लेमिले किससे बने हुए हैं, ऑस्टियोसाइट से बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं हेवर्जियन सिस्टम। ठीक है, हेवर्जियन सिस्टम बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं ऑस्टियोन। ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे को हम बोलते हैं हेवर्जियन सिस्टम या ऑस्टियन बोलते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लॉन्ग मेमेलियन बोन्स का। ठीक है, लॉन्ग मेमेलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। तुम्हें देखने को मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मेमेलियंस बोन में, और कहीं भी देखने को मिलेगा नहीं। तुम्हें एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा। तुम्हें सिर्फ लॉन्ग मेमेलियन बोन में ही ऑस्टियोन देखने को मिलता है। ठीक है जी, कार्टिलेज कर ली, बोन कर ली, ये ब्लड के सेल्स हैं, आरबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसी है। एनसीईआरटी में भी बहुत ज्यादा इसका मेंशन नहीं है, ये हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ही पढ़ते हैं। ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, सबका सब आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ही कवर करेंगे। ठीक है जी, next we are going to talk about the very important, the very interesting muscular tissue. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है, मस्कुलर टिश्यू एंड जो नर्वस टिश्यू है वो हम अलग अलग ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी सेम ही चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, ओरिजिन इज मीजोडर्मल। होता कैसे है, मस्कुलर टिश्यू बना होता है मसल फाइबर का, लंबे लंबे से सेल्स होते हैं मसल फाइबर। ये मसल फाइबर बने हुए होते हैं किसके, मसल फाइब्रल्स के, या इसको हम मायोफाइब्रल भी बोलते हैं, तो मायोफाइब्रल लिख देते हैं, मायोफाइब्रल। और ये मायोफाइब्रल आगे बने हुए होते हैं मायोफिलामेंट के। मायोफिलामेंट से बने हुए होते हैं। मायोफिलामेंट कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है एक्टिन, एक हमारा होता है मायोसिन। ये थिक होता है, ये थिन होता है। ठीक है ना, ठीक है जी, नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू एक तो तुम्हें देखने को मिलेगा ये स्केलेटन। ठीक है, एक तुम्हें देखने को मिलेगा स्मूथ, एक तुम्हें देखने को मिलेगा कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। स्केलेटल कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर जैसी शेप है ना, ये दिख रही है, सिलेंड्रिकल शेप है। स्ट्राइएशंस देखने को मिल रहे हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं। कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। न्यूक्लियस देखो कितने सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, सिलेंड्रिकल है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्ट्राइटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्राइटेड है, डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑल्सो इट इज अ वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, यानी तुम्हारे कंट्रोल में है।
कहाँ देखने को मिलेगा? लिम्ब बोन्स में, है ना। कभी भी तुम्हारा जब मन करे तुम हाथ हिला सकते हो, तुम अपनी लातें हिला सकते हो, वहां पे तुम्हारा सारा स्केलेटल मसल प्रेजेंट है। स्मूथ मसल कैसी शेप है? स्पिंडल शेप है, या हम इसको फ्यूजी फॉर्म भी बोलते हैं। टेपरिंग एंड्स होते हैं इसके, ठीक है, ऐसे टेपरिंग एंड होते हैं। एक ही न्यूक्लियस है, एक सेल में, एक मसल सेल में एक ही न्यूक्लियस है, तो इट इज यूनी न्यूक्लिएटेड। अगेन देयर इज नो ब्रांचिंग, और इसमें आपको स्ट्राइएशंस भी देखने को नहीं मिलेंगी। मायोफिलामेंट्स होंगे पर कोई स्ट्राइएशंस देखने को नहीं मिलेंगी, सो नो स्ट्राइएशंस एज वेल। दिस इज इनवॉलेंट्री। ये दो तरीके की होती है आगे स्मूथ मसल, ईदर इट इज सिंगल यूनिट और इट इज मल्टी यूनिट। सिंगल यूनिट में क्या होता है? सारे सेल्स मिल के काम करते हैं, कि हम सारे एक ही टाइम पे एक ही तरीके से इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है। वो कहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा? वो तुम्हें देखने को मिलेगा यूट्रस में, वो तुम्हें देखने को मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है जी। वो तुम्हें देखने को मिलेगा स्टमक में, ठीक है। मल्टी यूनिट कैसे? सिंगल सिंगल सेल अपना अपना अलग अलग काम कर रहा है। वेयर? ब्लड वेसल, ठीक है जी। ब्लड वेसल के बाहर होगा ना मसल टिश्यू लगा हुआ होगा ना, ब्लड वेसल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा, सारे टिश्यू देखने को मिलते हैं ब्लड वेसल के बाहर, ठीक है। ब्लड वेसल में इरेक्टर पिल्लाई मसल ऑफ द हेयर। इरेक्टर पिल्लाई मसल कहाँ होती है? रोंगटे जब तुम्हारे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प्स होते हैं, तो कुछ ही एरिया में होते हैं, ऐसा तो नहीं है सारी, अगर तुम्हारी रोंगटे खड़े हो रहे हैं पूरी बाजू में इकट्ठे एक ही साथ रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पूरी बाजू में मतलब पूरे शरीर में इकट्ठे खड़े हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। एक एक करके कुछ कुछ पोर्शन ही तुम्हारे रोंगटे खड़े होते हैं, तुम्हारे गूज बम्स आते हैं कुछ ही पोर्शन में, है ना। सब पूरे बॉडी में एकदम से पूरा तो इकट्ठे तो नहीं आ जाता। लेकिन जो सिंगल यूनिट वाली चीजें हैं, स्टमक जो है वो पूरा इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इकट्ठे रिलैक्स करेगा। यूट्रस जो है वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। यूरिनरी ब्लैडर इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। ऐसे ही होता है। चलो, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कैसा है? सिलेंड्रिकल है अगेन। इसमें आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, दिख रही है ना ब्रांचिंग। और ये जो ब्रांचिंग है, ये जो बीच में ब्रांचेस बन रही हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्लीक ब्रिजेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लीक ब्रिजेस। यहाँ पे आपको ये बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलती हैं। क्या करती हैं ये? ताकि एक मतलब अगर यहाँ पे आपके पास स्टिमुलस आया एट्रिया में, तो वो बहुत जल्दी से पास कर देती हैं स्टिमुलस, यानी कि बहुत इजीली जल्दी से एम्पलीफाई हो जाए स्टिमुलस, और आपका जो बूस्ट देती है मसल को, कि ढंग से तरीके से बढ़िया तरीके से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करे। तो इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरकैलेटेड डिस्क आपको कहाँ कौन सी मसल में देखने को मिलती है? सिर्फ कार्डियक मसल में देखने को मिलती है, ठीक है। फेंट स्ट्राइएशंस होंगी। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सी मसल में स्ट्राइएशन होती है, तो आप स्केलेटल मसल एज वेल एज कार्डियक मसल दोनों बोलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी फेंट स्ट्राइएशन होती है। दिस इज अगेन यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। यूनी न्यूक्लिएटेड है, इनवॉलेंट्री है। कहाँ पे प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल इज इनवॉलेंट्री, स्मूथ मसल इज इनवॉलेंट्री, स्केलेटल मसल इज इनवॉलेंट्री। स्केलेटल मसल इज वॉलेंट्री। तो जो वॉलेंट्री मसल है, दे गेट फटीग्ड इजीली फटीग हो जाती हैं। ये जो इनवॉलेंट्री मसल है, ये फटीग नहीं होती है, फटीग नहीं हो देखने को मिलेंगी तुम्हें ये, ठीक है। यहाँ पे चाहे ये तुम स्मूथ मसल देख लो, चाहे तुम कार्डियक मसल देख लो, ये फटीग नहीं होंगी इजीली। वॉलेंट्री मसल जो है वो ऐसे फटीग, जहाँ 5 किलोमीटर चल के आ जाओ, 5 किलोमीटर भाग के आ जाओ, हालत बुरी हो जाएगी, लाते बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी कि अरे हमसे चला भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा, बस लेट गए हम वहाँ पे। ऐसा ही होता है अगर तुम मैराथन रनर नहीं हो तो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू की आप बात जब करते हो, तो नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या है? नर्वस टिश्यू का ओरिजिन है एक्टोडर्मल, मोस्टली एक्टोडर्मल है,
सिर्फ एक सेल के अलावा एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल्स। इनका क्या होता है? इनका होता है मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, इनका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। नर्वस टिश्यू, दो सेल टाइप्स मिलेंगे आपको नर्वस टिश्यू में। एक तो आपको मिलेंगे न्यूरॉन्स और एक आपको मिलेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, दो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आगे किस में डिवाइडेड होते हैं? द न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर मैं दिखाती हूँ, ये रहा, ये तुम्हारी जो ऊपर सेल बॉडी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइटोन, सोमा, पेरिकैरियन, ये सब कुछ बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो एक तो तुम्हारी होगी सेल बॉडी और एक तुम्हारा होगा न्यूराइट्स। ठीक है जी, सेल बॉडी में सेल बॉडी या साइटोन बोल लो, साइटोन, पेरिकैरियन, सोमा। ठीक है, न्यूराइट्स में दो तरीके के न्यूराइट्स होते हैं। एक तो तुम्हारे पास होते हैं डेंड्राइट्स, छोटे छोटे होते हैं जहां से सिग्नल तुम्हें मिल रहा है। एक तुम्हारे पास होंगे एक्सॉन। यही होता है। न्यूरॉन के अलावा बाकी जो भी बचे सेल्स, जो भी बाकी जितने भी सेल्स हैं जो नर्वस टिश्यू का पार्ट है लेकिन न्यूरॉन नहीं, वो सारे न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? श्वान सेल्स। ठीक है, ओलिगोडेंड्राइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, ये सारे तुम्हारे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो मोर देन 50% ऑफ नर्वस टिश्यू बनाते हैं। तो मोस्टली तुम्हारा नर्वस टिश्यू न्यूरॉन का नहीं बना हुआ। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। इन सेल्स का बना हुआ है मोस्टली तुम्हारा नर्वस टिश्यू, इनका नहीं बना हुआ। मोर देन 50% ऑफ योर नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, द सेल्स अराउंड द न्यूरॉन्स, नॉट द न्यूरॉन्स इटसेल्फ। ठीक है, चलो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा तुम्हारा सेल बॉडी, साइटोन। यहाँ पे आरईआर प्रेजेंट होगा। कहाँ पे? डेंड्राइट्स में और सेल बॉडी में जो आरईआर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं निस्टल्स ग्रैन्यूल्स, है ना। यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक होता है जो कि इज द मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ द एंटायर न्यूरॉन। ये आपकी क्या है? दीज कैन बी श्वान सेल्स या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगर ब्रेन में है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, अदरवाइज है तो श्वान सेल। श्वान सेल क्या सिक्रिएट करते हैं? श्वान सेल सिक्रिएट करते हैं माइलिन शीथ। जो बीच में जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होगी उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। एंड में ये रहा तुम्हारा एक्सॉन। एक्सॉन टर्मिनल है, ये पूरा एक्सॉन है। ठीक है, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल में नीचे साइनैप्टिक बल्ब्स होंगे जिनके अंदर साइनैप्टिक वेसिकल्स होती हैं, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स या तुम्हारे जो भी सिक्रीशंस हैं वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी और उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। म्यूसल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। कौन से प्रोटीन्स बनाते हैं न्यूरॉन्स में? वो बनाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है जी, ये तुम्हारे साइटोन के आसपास जो है वो तुम्हारे क्या है? सारे डेंड्राइट्स हैं। अब नर्वस न्यूरॉन्स जो हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, वो भी पढ़ लो। न्यूरॉन पहली बात तो डायरेक्शन कैसी है? डेंड्राइट से आएगा तुम्हारे पास मैसेज, डेंड्राइट से जाएगा साइटोन में, साइटोन से जाएगा एक्सॉन में और फिर एक्सॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, तो एक टाइप तो होते हैं तुम्हारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये कैसे होते हैं? ये तुम्हारी सेल बॉडी हो गई जो हमने पहले ऊपर बनाया था। एक ही जगह से सिर्फ एक ही जगह से मैसेज जो है वो आगे नेक्स्ट न्यूरॉन को जाएगा, लेकिन आ जो रहा है मैसेज बहुत सारी जगहों से मैसेज आ रहा है, मल्टीपल जगहों से मैसेज आ रहा है, इसलिए मल्टीपोलर न्यूरॉन। कहाँ पे देखने को मिलता है? एग्जाम्पल इज ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर यूनिपोलर। इसमें क्या हो रहा है?
एक ही जगह से तुम्हारे पास मैसेज आ रहा है और उसी जगह से वापस जा रहा है। ठीक है, एक ही जगह से मैसेज आ रहा है, एक ही जगह से जा रहा है। ठीक है जी, ये कौन सा हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल? क्या है इसका? इनवर्टिब्रेट्स में देखने को तुम्हें मिलेगा ये। थर्ड वाला तुम्हारा होता है योर थर्ड वन इज बाइपोलर, यानी कि ऐसे करके कुछ बना हुआ है। तुम्हारा सेल हो गया, सेल बॉडी, और यहाँ से तुम्हारा आ रहा है मैसेज, ये तुम्हारा डेंड्राइट हो गया एक, और यहाँ से तुम्हारा मैसेज आगे पास ऑन हो रहा है, दैट इज योर एक्सॉन। बाइपोलर न्यूरॉन तुम्हें देखने को मिलेगा आई में। आई में कहाँ पे? रेटिना में। ठीक है, ठीक है जी। एक वही प्रिटेंशियस, प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं कुछ और, प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, तो वो होते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, फोर्थ टाइप ऑफ न्यूरॉन। ये कैसे है जी? हैं तो ये यूनिपोलर है, पर दिखाते हैं, मतलब यूनिपोलर नहीं है पर दिखाते हैं ऐसे हैं कि हम यूनिपोलर हैं। बाइफरकेट हो जाते हैं, एक जगह से मैसेज आएगा, दूसरी जगह से मैसेज जाएगा। ठीक है, लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं कि वो हम तो यूनिपोलर है, हम नहीं है मल्टीपोलर, हम नहीं है बाइपोलर, हम यूनिपोलर है, लेकिन होते नहीं है एक्चुअल में यूनिपोलर। तो इनको हम बोल देते हैं सूडो यूनिपोलर। ये तुम्हें देखने को मिलेंगे डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। बस यही था न्यूरॉन में, नर्वस टिश्यू में। इसके अलावा जो भी है नर्वस टिश्यू में वो आपको नर्व वाला जो चैप्टर है हमारा उसमें देखने को मिलेगा। और मस्कुलर टिश्यू का जो भी है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। और वैसे मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको, बस एक सार्कोमियर वाला है। सार्कोमियर जो है वो आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे ही ढंग से प्रॉपरली बताया गया है। यहाँ पे एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है आपको प्रॉपरली। ठीक है, इसके अलावा बाकी हमने सब कुछ कवर कर लिया है। कनेक्टिव टिश्यू हमने कनेक्टिव टिश्यू कवर कर लिया है, हमने एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया है, हमने मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू सब कवर कर लिया है। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ गलत लिख दिया है यहाँ पे। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू सार्को या मायो नहीं होता, मस्कुलर टिश्यू जो होता है, यहाँ पे कहीं पे भी सार्को या मायो लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो मस्कुलर टिश्यू का पार्ट है। ठीक है जी, बस खत्म हो गया तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तुमने एनिमल टिश्यूज आज कवर कर लिया है। कॉकरोच की वीडियो बनी हुई है, वन शॉट फ्रॉग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बना हुआ है। कवर्ड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर इज कवर्ड नाउ। बस अब एक ही चीज रह गई है, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। उसके अलावा एवरीथिंग हैज बीन डन डन डन। ठीक है जी, सिर्फ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सजेशन हो, पसंद आई है वीडियो, नहीं आई है, बताओ ना यार कमेंट में। बैठी हूँ मैं तुम्हारे कमेंट देखने के लिए, बताओ मुझे। ठीक है, कमेंट करके बताओ। चलो बाय, कल मिलते हैं।